तो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक टुडे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सीईटी, जेई, नीट, स्टेट बोर्ड सब में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एंड विद डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करना है विदाउट एंड विद डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate capacitor without and with dielectric, तो इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि जब तुम डाइलेक्ट्रिक का बेसिक थ्योरी आप जो सीख रहे थे तो उसका हमको एप्लीकेशन है इन कैपेसिटर्स। तो वो तुमको आज समझ में आएगा कि व्हाई डू वी नीड टू नो डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स का यूज क्या है वो आज समझेगा, बट पहले केस वन वी विल सी विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे बट विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो एज यू नो, अभी आप सबको पता ही है व्हाट इज अ कैपेसिटर, व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन प्लेट्स separated by a small distance, finite distance d. So as you know, capacitor, parallel plate capacitor is a system consisting of two thin plates, of course parallel plates, separated by small distance, separated by finite distance, small distance, separated by some distance d. तो दोनों प्लेट्स में जो डिस्टेंस है वो है d। तो ये दो प्लेट्स थे, दोनों में डिस्टेंस है d, करेक्ट। इसमें से एक प्लेट को हम इंसुलेट करते हैं। यू नो व्हाट इज इंसुलेशन। फॉर एग्जांपल अभी ये वायर है, तो वायर कंडक्ट चार्जेस, लेकिन वायर इज मेटालिक, उसके ऊपर क्या लगाया मैंने, इंसुलेटर, रबर। तो इंसुलेटर इज अ नॉन कंडक्टर। तो ये जो हमारे पास दो प्लेट है ना, उसमें से एक प्लेट को हमने बाहर से इंसुलेशन किया है, बाहर से, नॉट फ्रॉम इनसाइड बट फ्रॉम आउटसाइड। तो वन ऑफ द प्लेट इज इंसुलेटेड, यहाँ पे एक इंसुलेटर लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि वी डोंट वांट कि जो बाहर का सरफेस है वहाँ पे कोई भी चार्ज आए, हम डिपॉजिट करेंगे अंदर की साइड पे। तो वन ऑफ द प्लेट्स इज इंसुलेटेड एंड द अदर प्लेट इज ग्राउंडेड। तो इन दोनों में से एक प्लेट इंसुलेट होता है। तो एक काम करते हैं, प्लेट P1 को हम लोग इंसुलेट कर देंगे और प्लेट P2 को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। तो वन ऑफ द प्लेट्स इज इंसुलेटेड व्हाइल द अदर इज ग्राउंडेड। तो इन दिस केस व्हाट यू हैव इज one of the plates, let us say P1 is insulated while the other let us say P2 is grounded. अब हमने प्लेट P1 पे चार्ज दे दिया प्लस Q, बट तो ये जो चार्ज प्लस Q था, इसकी वजह से जो प्लेट P2 था उसका जो अंदर का साइड है यहाँ पे चार्ज माइनस Q इंड्यूस हो गया और चार्ज प्लस Q बाहर आ गया। और ये चार्ज प्लस Q जो बाहर है वो ग्राउंडिंग के थ्रू, अर्थिंग के थ्रू हमने निकाल लिया। तो व्हाट वी डू इज let the plate P1 be given charge। कितना चार्ज दिया तुमने? Q। So let the plate P1 be given charge Q and hence charge minus Q is induced on plate P2। ऐसा क्लियर? तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है। हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अंडर टू कंडीशन विदाउट एंड विद डाइलेक्ट्रिक। तुमको पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब विदाउट डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला डिराइव करने के बाद समझेगा कि हम लोगों को डाइलेक्ट्रिक यूज ही क्यों करना है।
तो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, जैसे मैंने बता दिया, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू थिन प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। उसमें से एक प्लेट इंसुलेटेड है, दूसरा प्लेट ग्राउंडेड है। जो प्लेट इंसुलेटेड है उसके इनर सरफेस पे हमने कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू। तो P2 प्लेट के नियर वाले साइड पे क्या आ गया, माइनस क्यू, और बाहर तुमने क्या कर दिया, ग्राउंडिंग। करेक्ट। देन एज यू रिमेंबर, पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे। तो इफ यू सी, पहले तो यहाँ पे तीन रीजन बन गए। दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2 और दिस इज रीजन नंबर 3। मैंने ये आपको तभी बता दिया था जब हम लोगों ने गॉस लॉ यूज करके एक इन्फिनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था एट अ नियर पॉइंट, पी पॉइंट। याद है क्या, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज शीट, भूल गए? गॉस लॉ, ये चैप्टर का स्टार्ट वहां से हुआ। गॉस लॉ के तीन एप्लीकेशन थे टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। वो था, इफ यू रिमेंबर, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर आउटसाइड दिस कंडक्टर। अगर ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर निकालना था तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आया था, और इनसाइड क्या था, 0 था। फिर हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखा था, सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। उसमें भी तीन केसेस देखे थे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड। आउटसाइड क्या था, 1/4 pi epsilon 0 2 lambda by small r, where lambda is linear charge density, और ऑन द सरफेस था 2 lambda by कैपिटल R, और इनसाइड था 0। फिर तीसरा एप्लीकेशन देखा था हमने, टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली चार्ज प्लेन शीट। क्या आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे तीन रीजन हमने इमेजिन कर लिए। तो इन तीनों रीजन में से पहले तो हम लोग प्लेट P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेंगे। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट P1 इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, क्योंकि जो प्लेट P1 है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे। तो ये जो मैंने अवे वेक्टर दिखा है वो प्लेट P1 से अवे है, P2 की तरफ हो सकते हैं लेकिन P1 से अवे है, क्योंकि प्लेट P1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट P2 is directed towards it, तो towards negative plate, बट ये आ गया E2। तो if you can see, पहले रीजन में और तीसरे रीजन में E1 एंड E2 आर अपोजिटली डायरेक्टेड, और अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो पहले और तीसरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कैंसल, अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो। बट तो what we know is, we know that electric field due to plate P1, क्योंकि P1 is positively charged, is directed away from it, and electric field due to negatively charged plate P2 and electric field due to plate P2 is directed towards it. Now the clear? So therefore हमको तो पता ही है what is E1, क्या है E1 का वैल्यू क्या था, अभी तो बताया। We know that, what do you know? E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और E2 का भी वैल्यू उतना आएगा, मैग्नीट्यूड उतना आएगा, क्योंकि E1 देखो ऐसा है, जितना चार्ज P1 प्लेट पे है पॉजिटिव उतना ही चार्ज P2 प्लेट पे है बट नेगेटिव। मतलब अगर, और दोनों का एरिया भी सेम है, व्हाट इज चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो जितना सिग्मा पहले प्लेट पे है उतना ही सिग्मा दूसरे प्लेट पे है, ओनली विद अ नेगेटिव साइन। तो जब चार्ज डेंसिटी सेम हो, इसका मतलब दोनों प्लेट्स मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। वो भी कहाँ पे, रीजन 1 और रीजन 3 में। तो E1 and E2 they are sigma upon 2 epsilon 0, where what is sigma? Sigma is surface charge density. Sigma is surface charge density. Therefore in region 1 and 3, electric fields E1 and E2 cancel out.
कैंसल आउट, तो कैंसल हो गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रीजन 2 में ही नॉन जीरो आएगा। इन रीजन 2, what is the electric field? Electric field is E1 plus E2, net electric field। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन नंबर 1 इन बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट। हमको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? डिफाइन किया था ना हमने, इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। वेरी गुड, अभी यहाँ तक तो आ गए। बट डू यू रिमेंबर, और अभी मैंने बोला भी, व्हाट इज सिग्मा? चार्ज अपॉन एरिया, वेयर ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। Therefore from 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have E equal to sigma by epsilon 0, लेकिन सिग्मा होता है Q by A epsilon 0, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गया। गुड, देन हमको चाहिए था कैपेसिटेंस, और आपसे मैंने अभी पूछा कैपेसिटेंस क्या होता है, तो तुमने बोला इट इज Q upon V, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ तक आ गए। बट डू यू रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये जो दोनों प्लेट्स है, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है? एक प्लेट पॉजिटिव हो और एक प्लेट नेगेटिव हो, तो दोनों में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना भी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मे बी द अदर प्लेट हैज अ जीरो पोटेंशियल एंड दूसरा प्लेट हैज 10 वोल्ट का पोटेंशियल, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर एक प्लेट जीरो पोटेंशियल पे है, दूसरा 10 वोल्ट पे है, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। एक -5 पे, एक +5 पे है, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। एक जीरो पोटेंशियल पे है, एक -10 वोल्ट पे है, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का है। तो इट इज नॉट कंपलसरी कि एक प्लेट नेगेटिव होना ही चाहिए। ये मैं अभी से बता देता हूँ, क्योंकि आगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर नाम का चैप्टर आएगा, वहाँ पर तुमको ये बेसिक नॉलेज लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव देन? थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन हियर। अगर हमारे पास दो प्लेट्स है, हो सकता है एक प्लेट -5 पोटेंशियल पे है, एक +5 पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको बोलते हो लोअर पोटेंशियल, इसको बोलते हो हायर पोटेंशियल। हो सकता है एक जीरो पोटेंशियल पे है, एक 10 वोल्ट के पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट है, इसको बोलते हो लोअर पोटेंशियल, इसको बोलते हो हायर पोटेंशियल। ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 90 वोल्ट का। ये है लोअर पोटेंशियल और ये है हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल को बाय डिफॉल्ट हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, और हायर पोटेंशियल को बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो अभी कंफ्यूजन हटा देना, नेगेटिव पोटेंशियल डज नॉट रियली मीन नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव पोटेंशियल होता है हायर पोटेंशियल। अभी बेसिक चीज़ें याद रखना, जब काम में आएंगे तब देख लेंगे। अब हमारे पास जो दो प्लेट्स थे, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है, और उसको मैं बोल रहा हूँ V। तो वेयर V is potential difference between the two plates, between plates P1 and P2। ये इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे इसको, राइट। गुड। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 you will have V by D equal to Q upon A epsilon 0। What is capacitance? तुमने बताया अभी Q by V, तो सिर्फ V को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, A epsilon 0 को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब जब मैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में इधर देयर इज एयर और देयर इज वैक्यूम। वैक्यूम तो होता नहीं, तो क्या होता है? एयर। एयर खुद एक डाइलेक्ट्रिक है। तो जब तुम विदाउट डाइलेक्ट्रिक बोलते हो, मतलब एयर है और एयर खुद एक डाइलेक्ट्रिक है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1। गुड। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। इट इज वेरी सिंपल। ये समझ में आएगा तो अगला टॉपिक समझ में आएगा, और यहाँ पे तुमको एक एक स्टेप पता होना चाहिए, हाउ डिड यू डिराइव ऑल दिस इक्वेशंस। तो आइडिया था कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यू नो व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, इतना पता है। तो लेट अस से ये प्लेट P1 है
विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये प्लेट P1 इज इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड। इसने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर लिया, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ था उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया, लेकिन बाहर हमने अर्थिंग करके रखा है, मतलब ग्राउंडिंग करके रखा है, राइट? यहाँ तक क्लियर? गुड। देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज D, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज V, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट इज डायरेक्टेड अवे। और मैंने इसको 3 रीजन में डिवाइड कर लिया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। रीजन 2 इज बिटवीन द टू प्लेट्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू प्लेट P1, और इलेक्ट्रिक फील्ड E2 ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्लेट इज टूवर्ड्स इट। तो इफ यू सी इन रीजन 1 एंड रीजन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर अपोजिटली डायरेक्टेड, और अगर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ तो रीजन 1 और 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कैंसल आउट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और हमको पता है E1 और E2 की वैल्यू सेम ही होती है, क्योंकि वो होता है सिग्मा अपॉन 2/0, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ। अब सेम क्यों हुआ उसका भी रीजन है, क्योंकि दोनों का सिग्मा सेम है, मतलब दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। और वो सेम क्यों है वो भी हमको पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डाला, तो यहाँ पे माइनस क्यू ही चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू, वहाँ माइनस क्यू, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज चार्जेस आर सेम, इक्वल। एरिया भी क्या है? सेम। तो क्यू बाई ए भी क्या है? सेम, मतलब सिग्मा क्या है? सेम। सिग्मा सेम है तो फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में कैंसिल हो गया, सेकंड रीजन में एड अप हो गया। तो सेकंड रीजन में आ जाएगा E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स। लेकिन सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, that is q by a, therefore from 1 and 2 you will have E equal to q by a epsilon 0, equation number 3। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो V by D दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे, V by D इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा Q by V इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 by D, दैट इज नथिंग बट कैपेसिटेंस। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ परम्यूटेड कैपेसिटर इन एब्सेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक? A एप्सिलॉन 0 by D। अब कमिंग टू द पॉइंट कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि दो टॉपिक थे, एक था विद डाइलेक्ट्रिक, एक था विदाउट डाइलेक्ट्रिक। हमने देखा विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये समझने से पहले डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना ही क्यों है बताओ, इक्वेशन देख के बताओ। No. See, look at the equation and think. What is the capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric? A epsilon 0 by D. And what is the meaning of capacitance? मैं इसलिए बहुत बेसिक थ्योरी से लेता हूँ, तब जाके समझ में आता है। What was the definition of capacitance? It is a ratio of charge by potential difference। वो नहीं सुनना मेरे को, qualitative definition सुनना है। It is the ability of a capacitor to store electric charge and electric energy। तो एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आजकल के जो तुम मॉडर्न डे डिवाइसेस यूज करते हो इंक्लूडिंग योर स्मार्टफोन, ऑफ कोर्स व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? यू वांट टू स्टोर मोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। मोबाइल फोन लेने जाते हो तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? रैम कितना है, ये सब तो आता ही है, लेकिन पहला क्वेश्चन आजकल क्या पूछते हो? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी? 3000-4000 mAh से नीचे बात ही नहीं होती। तो नाउ लुक, इसका जो कैपेसिटेंस है, मतलब इसका जो एबिलिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैपेसिटर है, इट हैज सर्टेन कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मुझे अगर इसका कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो डिस्टेंस कम करो, क्योंकि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा। तो हम डिस्टेंस कम कर सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं उतना ऑलरेडी कर लिया हमने। कैसे? तुमने देखा होगा मॉडर्न डे कैपेसिटर्स देखोगे ना, दे आर वेरी थिन। पहले बहुत बड़े बड़े होते थे,
लेकिन दिक्कत क्या आती है ना कि एक सर्टन डिस्टेंस के बाद तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि देन दीज टू कंडक्टर्स टच ईच अदर। तो दो कंडक्टर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, वो दो रहते ही नहीं है, वो एक बन जाते हैं। इसका मतलब मैं डिस्टेंस को कितना कम कर सकता हूँ, उस पर एक लिमिट है। तो वी कैन नॉट गो ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस। जो मिनिमम डिस्टेंस हम रख सकते थे रख लिया, कैपेसिटी बढ़ गया, लेकिन जितना कैपेसिटी चाहिए उतना नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एरिया बढ़ाओ। लेकिन तुम प्लेट एरिया बढ़ाओगे तो प्लेट एरिया बढ़ने से कैपेसिटर का साइज बढ़ जाएगा, और जिस इंस्ट्रूमेंट में तुम कैपेसिटर यूज करने वाले हो उसका भी साइज बढ़ जाएगा, राइट। लास्ट बेंच, यहाँ पे ध्यान चाहिए। तो वी हैड टू ऑप्शंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मतलब एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बढ़ाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को कम करना था, बट देयर इज अ सर्टेन लिमिट बियॉन्ड विच यू कैन नॉट डिक्रीज द डिस्टेंस। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, एरिया बढ़ा दो प्लेट का, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज आएगा। अब एरिया भी बढ़ाने के लिए लिमिटेशंस होते हैं। हम लोग एरिया ऑफ द प्लेट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटर का साइज बढ़ जाएगा। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट में तुम कैपेसिटर यूज करने वाले हो उसका भी साइज बढ़ जाएगा। तो वी कैन नॉट डू दैट। तो व्हाट इज द ऑप्शन मैन? द ऑप्शन इज टू यूज अ डाइलेक्ट्रिक। इसके लिए जो अगला टॉपिक है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो हमने पहले देख लिया विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अभी आएगा विद डाइलेक्ट्रिक। विद डाइलेक्ट्रिक तो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ऑफ कोर्स इसमें दो प्लेट्स हैं, यू हैव टू प्लेट्स, एंड देन इन दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो है d। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज d। We are inserting a dielectric between the two plates with dielectric constant K and thickness T। तो ये जो मैंने डायलेक्ट्रिक यूज किया है इसका थिकनेस है T। हमने कंप्लीटली जो दो प्लेट्स के बीच में स्पेस है इसको कंप्लीटली डायलेक्ट्रिक से फिल नहीं किया, वो भी करेंगे लेकिन वो एज अ स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसा समझ लो हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस था d। अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ उस दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, और जो डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया इसका थिकनेस है t और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। बराबर, गुड। तो यहाँ जो डायग्राम 1 है, डायग्राम 1, दिस इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर। दो प्लेट्स के बीच में एयर है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, तो विद डाइलेक्ट्रिक। अब ऑफ कोर्स ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज था और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज था, और ऑफ कोर्स ये प्लेट ग्राउंडेड था और पहला प्लेट इंसुलेटेड था। वो सब वैसा का वैसा है। नाउ बिफोर वी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उससे पहले विदाउट डाइलेक्ट्रिक के इक्वेशन तुमको याद होना चाहिए। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक तीन चीजें तुमको पता होनी चाहिए। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज द कैपेसिटेंस, A epsilon 0 by D, right? So the capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric, मतलब with air, is A epsilon 0 by D, right? What is electric field? अभी तो देखा था, अभी देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, Q upon A epsilon 0, Q upon A epsilon 0, and what will be the potential difference then? E into D, E into D, क्योंकि V क्या बन जाएगा, E into D, तो यह आ जाएगा E into D। यहाँ तक क्लियर? पक्का? ये हमको बाद में लग सकते हैं, लगेंगे कि नहीं बाद में देख लेंगे, लेकिन मे बी वी विल नीड दैट। अब एज अ डिफॉल्ट नोटेशन, एज अ डिफॉल्ट नोटेशन, जब भी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं हो, एयर हो, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे C0, E0 और V0 बोलते हैं। वो डिफॉल्ट नोटेशन है, राइट। पहले केस में मैंने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि पहले केस में हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने ही नहीं वाले थे, तो वहाँ पे मुझे नोटेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे पड़ेगी क्योंकि पहले दोनों प्लेट्स के बीच में एयर था और बाद में हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ वाई नोटेशन विल बी चेंज नाउ। तो
डिफॉल्ट नोटेशन ऐसा है कि व्हेन यू हैव एयर इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को तुम C0 लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम E0 लिखोगे और पोटेंशियल डिफरेंस को तुम V0 लिखोगे। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है वो है V0, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय द वे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 है, एंड दिस E0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक क्यों लाइक बताता हूँ अब। यहाँ तक क्लियर, नोटेशन क्लियर। व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक? C0 equal to A epsilon 0 by D. What is the electric field? E0 equal to Q upon A epsilon 0. And what is potential difference? E0 into D. Very good. अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या हुआ, तो थोड़ा सा मैं सिर्फ थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए, फॉर कन्वीनियंस आई एम जस्ट मूविंग इट लिटिल बिट, थोड़ा सा, नॉट मच, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, दैट इज द रीजन आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, बाकी कोई रीजन नहीं है। अब यू नो, इफ यू रिमेंबर, तुमको अगर याद होगा तो हमने कल रिवाइज किया था और परसों देखा था कि जब आप एक डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। वेरी गुड। तो ये डाइलेक्ट्रिक, चाहे ये पोलार डाइलेक्ट्रिक हो या फिर ये नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक हो, क्या होगा, पोलराइजेशन। और जब पोलराइजेशन होता है तो इसके एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। तो यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो गए ऑन द अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, और बाय द वे ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये चार्जेस अलग है, और जो डाइलेक्ट्रिक पे चार्जेस इंड्यूस हुए इसको मैं डिनोट करूंगा QP, क्योंकि दिस आर चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन QP, और यहाँ पे मैं बोलूँगा माइनस QP क्योंकि दिस आर चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन अगेन। यहाँ तक क्लियर। तो जब तुम डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, इसलिए मैंने बोला ये E0 है ना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा बन जाएगा, तो E0 विल बी लाइक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस। नाउ बिकॉज चार्जेस आर सेपरेटेड तो पोलराइजेशन हो गया, तो पोलराइजेशन होने की वजह से एज यू कैन सी इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जिसको हमने पहले E इंटरनल नाम दिया था, अभी मैं इसको सिर्फ नाम चेंज करके EP बोल रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू यूज दिस नोटेशन बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दिस कि दिस EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, बाकी कोई रीजन नहीं है, इंटरनल ही है, लेकिन वो क्यों आया, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस। यहाँ तक क्लियर। तो तुमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक को जैसे तुमने इंसर्ट किया तो डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज एक फेस पे आ गया, नेगेटिव चार्ज दूसरे फेस पे आ गया, तो चार्जेस का सेपरेशन हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, दैट इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, उसको बोल दिया EP, और उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा था, और अंदर है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इज दिस क्लियर? पक्का पक्का। अब ऐसे कुछ इक्वेशंस हैं जो नोट्स में मैंने दिए हैं जो तुमको इस डेरिवेशन में काम में नहीं आएंगे, लेकिन तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आ सकता है, इससे सिर्फ लिख के दे दिया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो यहाँ भी क्या आएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, लेकिन सिर्फ साथ में क्या आएगा? P आएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे वो चार्जेस है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये तुमको कहीं और एग्जाम्पल में लग सकता है, तो इसे पता होना चाहिए। देन यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? E0 माइनस E0 एक्सटर्नल था और अंदर कौन सा जनरेट हुआ? EP, तो E0 माइनस EP, E0 माइनस EP, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड। सो नेट फील्ड inside the dielectric is, ये आ गया। इसको सिर्फ मैं नाम चेंज करके ना E बोल देता हूँ,
बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट डाउन नेट, तो ई बोल दिया। क्लियर? अभी इसको इधर ही रखो, थोड़ा अभी 11th स्टैंडर्ड पे जाते हैं, 11th स्टैंडर्ड के बेसिक्स पे जाते हैं। मेरे पास अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो और एक पॉइंट हो P at a distance r, what is electric field due to this point charge at point P? 1 by 4 pi epsilon 0 q by, वेरी गुड, गुड। अब मेरे पास सेम चार्ज है, लेकिन दिस टाइम चार्ज इज सराउंडेड बाय अ मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. What is the electric field? 1 upon 4 pi epsilon 0 K Q by R square। और मैंने अब भी बोला, जब भी सराउंडिंग एयर हो तो डिफॉल्ट नोटेशन में क्या लिखते हो? E0, करेक्ट। और इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या लिखते हो? E। तो मुझे बताओ E इन टर्म्स ऑफ E0 क्या है? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R square, ये कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द सराउंडिंग मीडियम वाज एयर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम क्या हो गया? E0 by K। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K? E0 by K, E0 by K। पक्का? श्योर? तो याद रखना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? What is the net electric field? Net electric field inside the dielectric is what? E0 by K. E0 by K cube. What is E0? E0 is the electric field when there was air, right? लेकिन अब तुमने क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक। तो उतने रीजन में, जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E0 by K। ये 11th स्टैंडर्ड से आ रहा है बेसिक्स। अगर एक सिंगल चार्ज के सराउंडिंग में एयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R square। लेकिन अगर मैंने उस सिंगल चार्ज के सराउंडिंग में कोई मीडियम रख दिया होता विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता E0 by K। तो जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0। फिर तुमने क्या इंसर्ट कर दिया? डाइलेक्ट्रिक। तो जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, जितने स्पेस में रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, उतने ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E0 by K, E0 by K। लेकिन जितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, अभी मैंने बोला व्हाट इज द रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? E0 माइनस EP। तो E0 माइनस EP मतलब क्या हो गया? E0 by K। और उसको ही नाम क्या दिया है तुमने? E। अब बोलना मत। तो यहाँ तक क्लियर? इज दैट क्लियर? क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट, तो कंफ्यूजन रहता है। तो मुझे एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद कितने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 by K और कितने डिस्टेंस तक इट इज E0? कितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E0 by K आएगा? T डिस्टेंस। वेरी गुड। बाकी जो जगह है वहां पर डाइलेक्ट्रिक है क्या? नहीं, वहां पे क्या है? एयर। तो उतने रीजन में क्या आएगा? E0। तो कितने डिस्टेंस के लिए E0 आएगा? D माइनस टी। क्यों ऐसा D माइनस टी? ये टोटल डिस्टेंस कितना था? D। इसको इधर सरका लो, ये कितना है? T। तो बचा कितना? D माइनस टी, D माइनस टी। तो क्या फर्क पड़ता है, मैं इसको ऐसा भी रखूंगा तो ये और ये स्पेस मिला के क्या बचेगा? D माइनस टी, बराबर। तो कितने रीजन में एयर है? D माइनस टी डिस्टेंस तक एयर है, उसमें फील्ड को कितना है? E0 है। कितना फील्ड है उसमें? E0। चलो यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? गुड। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन जनरल। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन जनरल? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अप टू व्हिच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस अप टू व्हिच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसके अभी दो अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक रीजन ऐसा है जहाँ पे कौन है? एयर है, और एक रीजन ऐसा है जहाँ पे कौन है? डाइलेक्ट्रिक है। तो दो टर्म्स आएंगे ना, प्लस जिस रीजन में एयर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E0। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस तक एयर है?
तो डी माइनस टी, बराबर, क्लियर। और जो बचा हुआ डिस्टेंस है मतलब डाइलेक्ट्रिक, कितना डिस्टेंस है वो टी, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आया E0 बाय के, बराबर। हाँ E नॉट माइनस ई पी भी लिख सकते हो लेकिन वी डोंट नीड इट, राइट, क्लियर, पक्का यहाँ तक, श्योर। मैं रिपीट करूंगा लेकिन ध्यान होना जरूरी है। तो V इक्वल टू E0 कॉमन निकाल लिया तो क्या आया D माइनस टी प्लस टी बाय के, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, गुड। हमको क्या चाहिए था, कैपेसिटेंस, क्या चाहिए था कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे डिराइव करोगे, यहाँ तक तो आ गए। हाउ डू डिराइव कैपेसिटेंस, Q बाय V। तो कैपेसिटेंस इज Q बाय V, और तुमने V डिराइव कर लिया E0 D माइनस टी प्लस टी बाय के। लेकिन व्हाट इज E0, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो C इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, हाँ बराबर ना, करेक्ट है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो ये आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस टी प्लस टी बाई के, Q और Q हो गया कैंसिल। तो C इक्वल टू आ गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। So this is the capacitance in presence of dielectric with constant K। अब आप बोलोगे कैपेसिटेंस कैसे बढ़ गया, क्योंकि हमको कैपेसिटी बढ़ाना था इसलिए तो हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया ना। अभी इमेजिन दोनों प्लेट का डिस्टेंस कितना था D, मान लो हमने आधे डिस्टेंस में मतलब D/2 डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया और वो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू थी 5, इमेजिन। तो C क्या आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D/2 प्लस D/2 इंटू 5। तो कितना हो गया ये A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D/2 इज D/2 प्लस D/10। तो 10 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, बराबर, गुड। कितना आ गया 6D/10, 10 क्या गया ऊपर गया, तो C क्या आ गया 10 A एप्सिलॉन 0 बाई D और यहाँ पे 6, तो कितना आ गया 5/3। पहले कितना था A एप्सिलॉन 0 बाई D था, तो पहले कितना था A एप्सिलॉन 0 बाई D, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन 0 बाई D, अभी कितना हो गया 5/3, मतलब यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ गई है। कितने परसेंट से बढ़ी, कैसे करते हो परसेंटेज, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। व्हाट इज 5/3 माइनस 1, 2/3, तो 2/3 मतलब 0.666 इंटू 100, तो 66% से वैल्यू बढ़ गई, बराबर। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू 66% से इंक्रीज हो गया ओनली बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन हाफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट्स। तो टोटल डिस्टेंस D था, हमने हाफ डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 5, कैपेसिटी 66% बढ़ गई। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, मतलब जिस कैपेसिटर का कैपेसिटी अगर पहले 100 था तो अभी 166.66 हो गया, विदाउट इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया, विदाउट डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा पहले टाइम कंफ्यूजन हो सकता है, होना नहीं चाहिए वैसे, इट इज टू सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जिनका ध्यान नहीं था, क्योंकि सम ऑफ यू स्टिल नॉट पेइंग अटेंशन, सम ऑफ यू आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टू चेंज योर रूटीन, खाना पीना सोना टाइम चेंज कर लो खुद का। ये ऐसा है कि हमारे पास प्लेट था, उसमें से एक प्लेट इंसुलेटेड है, दूसरा प्लेट ग्राउंडेड है, दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस था D, एक प्लेट पे चार्ज था प्लस Q, चार्ज डेंसिटी था सिग्मा, एक पे चार्ज है माइनस Q, चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस था V। और जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब एयर है, जब एयर है तो कैपेसिटी होता है A एप्सिलॉन 0 बाई D, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी बताया था मैंने, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है E0 इंटू D।
अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मुझे अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो आई एम लेफ्ट विद टू ऑप्शन, इधर टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। दोनों का ही अपना अपना लिमिटेशन है। आई कैन नॉट कीप ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, सो देयर इज अ लिमिट, and also I cannot go on increasing the area of the plate, again there's a limit, but I still want to increase the capacity of the capacitor. So what we do is, to increase the capacity of capacitor, we just insert a dielectric between the two plates of the capacitor with thickness T. So there is a capacitor with dielectric constant K and thickness T. अब इससे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हमने बोला है QP, चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विच इज -QP। तो यहाँ पे अंदर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन EP। और ये EP का जनरल फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट इज QP अपॉन A एप्सिलॉन 0। गुड। देन यहाँ पे T डिस्टेंस तक कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0 माइनस EP। क्यों? क्योंकि तुमने देखा था कि जब तुम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो या फिर जब तुम एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो कितना कम हो जाता है? E0 माइनस EP, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के बिना E0 था, डाइलेक्ट्रिक के साथ E0 माइनस EP है। तो ये जो फील्ड है ये रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी को हम लोग 11th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं। ये क्या होता है? E0 बाई K। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज E0 बाई K। अब जब तक तुमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तब तक तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस को लिख रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस। बट अभी प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे दो अलग अलग रीजन है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। तो कैसे निकालोगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस? इट विल बी, जहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है वहाँ पे कितना फील्ड है? E0। और कितने डिस्टेंस तक है? D माइनस T तक। जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पे कितना फील्ड है? E0 बाई K। कितने डिस्टेंस तक है? T डिस्टेंस तक। तो तुमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स मिल गया। यहाँ से तुमने E0 कॉमन निकाल लिया, D माइनस T प्लस T बाई K। करेक्ट। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है, स्पेशल केसेस बाकी है, तो थिंग्स विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, और हर एक चीज़ तुमको याद रखनी पड़ेगी इन दैट केस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यू नो व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट इज Q बाई V। तो इट इज Q बाई V, लेकिन V क्या है? E0 D माइनस T प्लस T बाई K। लेकिन E0 क्या था? E0 था Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। देखा ना अभी तो था D माइनस T प्लस T बाई K। Q कैंसिल हो गया तो ये आ गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। हो गया। अब हमको 4 स्पेशल केसेस देखने हैं, तो विल सी 4 स्पेशल केसेस। स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केसेस, उसमें पहला स्पेशल केस, इफ द डाइलेक्ट्रिक fills the space completely, if the dielectric fills the space between the two plates completely, the space between the two plates completely, तो मेरे पास जो कैपेसिटर था, एयर कैपेसिटर, बाय द वे इसके बाद से अगर दो प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं होगा, मतलब एयर होगा, तो इसके आगे से हम उसको बोलेंगे एयर कैपेसिटर। क्या बोलेंगे उसको? एयर कैपेसिटर। तो अगर हमारे पास एक एयर कैपेसिटर है और अगर हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कंप्लीटली कर रहे हैं, पहले हमने कंप्लीटली नहीं किया था, पहले हमने लिया था T विच इज लेस देन D। इस केस में हम लोग लेने वाले हैं T विच इज इक्वल टू D, मतलब डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज सेम। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। T के यहाँ पे क्या लिखोगे? D। तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस D प्लस D बाई K। D हो गया कैंसिल, K गया ऊपर, तो C इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 बाई D। ये क्या था? क्या था ये?
कैपेसिटेंस था इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो K इंटू C0। मतलब अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका एयर के साथ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड का है, 5 माइक्रोफैरड, और अगर मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया विथ कांस्टेंट ऑफ 5, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 माइक्रोफैरड। 5 गुना 5 टाइम्स उसका कैपेसिटी बढ़ गया। 5 टाइम्स बढ़ना मतलब 500% होना, राइट, ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स। बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक क्लियर? तो ये था पहला केस। दूसरा स्पेशल केस है व्हेन यू इंसर्ट मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे थोड़े चीज़ें कंफ्यूज होगी। इस पे जेई और नीट में बहुत क्वेश्चन आए, सीईटी में भी आए, लेकिन जेई नीट में स्पेसिफिकली बहुत क्वेश्चन आए और समझ में नहीं आया कि क्या सीरीज क्या पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। तो नंबर 2 अभी मैं लिखने कुछ नहीं वाला, नंबर 2 से मैं बता दूंगा, डायग्रामेटिकली बता दूंगा। हमारे पास था एक प्लेट, ये था कैपेसिटर का दूसरा प्लेट। यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को तुम बोलते हो D। और अब क्या किया हमने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है T1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। फिर हमने दूसरा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका थिकनेस है T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। हमने फिर तीसरा इंट्रोड्यूस किया, चौथा इंट्रोड्यूस किया, ऐसे n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स एक एक करते हम लोग इंट्रोड्यूस करते गए। ये nth नंबर का है। ओके, तो रिमेंबर हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल बताता हूं मैं, ध्यान दो तो बहुत काम में आएगा। ओरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इफ यू पे अटेंशन। कंडीशंस है, ये पहला डाइलेक्ट्रिक मीडियम था विद कांस्टेंट K1, ये दूसरा था विद कांस्टेंट K2, दिस इज Kn। इस पहले का थिकनेस था T1, इसका थिकनेस था T2, इसका थिकनेस है Tn। व्हाट डू यू नोटिस? व्हाट डू यू नोटिस? यहाँ पे दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट है ना कैपेसिटेंस में, एक है एरिया ऑफ द प्लेट और एक है डिस्टेंस d बिटवीन द प्लेट्स। What is same for all of them and what is not same for all of them? Area of the plate is same. And जब तुम डिवीजन डिस्टेंस पे करते हो, मतलब टोटल डिस्टेंस D में T1 डिस्टेंस तक एक डाइलेक्ट्रिक, T2 डिस्टेंस तक दूसरा डाइलेक्ट्रिक, तो वो जाता है सीरीज में। किसमें आता है? तो जब A सेम हो, एरिया इज सेम बट थिकनेसेस आर डिफरेंट, तो देन ऑल ऑफ दिस गो इन सीरीज। मतलब ये तुम्हारा बन जाएगा पहला कैपेसिटर विद कैपेसिटी ऑफ C1, ये बन जाएगा दूसरा विद कैपेसिटी ऑफ C2, ये बन जाएगा N विद कैपेसिटी ऑफ Cn, और ऑल दिस आर इन सीरीज। तो C1, C2, C3, C4 दे आर इन सीरीज। किसमें? ये सीरीज में है। किसमें? ये सीरीज में। तो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक्स। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका भी रीजन था, मैं बताता हूँ। ये प्लेट क्या था? पॉजिटिव। ये क्या था? नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट ने किसको अट्रैक्ट किया था? नेगेटिव चार्जेस को। इसने किसको किया? पॉजिटिव को। इस पॉजिटिव ने किसको किया? नेगेटिव को। इस नेगेटिव ने किसको किया? यहाँ पे पॉजिटिव को। यू सी, ये एक कैपेसिटर जैसा बन गया, क्योंकि कैपेसिटर में तो ऐसे ही होता है ना, अपोजिट सर्फेसेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो दिस बिकम्स लाइक फर्स्ट कैपेसिटर, दिस बिकम्स लाइक सेकंड कैपेसिटर, दिस बिकम्स लाइक nth कैपेसिटर, एंड दे आर हाउ दे आर कनेक्टेड। डू यू रिमेंबर? मैंने बोला था कि छोटे छोटे चीज़ें मैं बताता हूँ तब ध्यान नहीं होता, बोरिंग लगता है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हाउ डू यू डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? व्हेन सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड प्लेट एंड सो ऑन, देन द कॉम्बिनेशन इज। तो वही तो हो रहा है। लुक, C1 का दूसरा प्लेट C2 के पहले प्लेट के साथ कनेक्टेड जैसा दिख रहा है, तो क्या हो गया? सीरीज हो गया। सेकेंड का सेकेंड प्लेट थर्ड के पहले के साथ, तो क्या हो गया? सीरीज हो गया। तो दिस इज लाइक अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सिंस इट इज लाइक अ सीरीज कॉम्बिनेशन, यू विल हैव इक्विवेलेंट एज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 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 1/Cn। अब ये C1, C2, Cn कैसे फाइंड करोगे? अभी तो देखा था हमने, क्या देखा था? व्हाट इज C? K A epsilon 0 by D।
तो C1 में लिख सकता हूँ क्या K1 A एप्सिलॉन 0 बाई D1 के पे क्या लिखूंगा मैं T1, क्योंकि ये जो K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल है वो कितने डिस्टेंस तक है T1 तक। तो C2 क्या लिखेंगे K2 A एप्सिलॉन 0 बाई T2। वैसे ही Cn क्या लिखेंगे Kn A एप्सिलॉन 0 बाई Tn, और ये सारे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 you have 1 by C equivalent equal to 1 by C1। 1 by C1 मतलब क्या लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा T1, नीचे क्या आ जाएगा K1 A एप्सिलॉन 0 प्लस T2 अपॉन K2 A एप्सिलॉन 0 प्लस 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 Tn अपॉन Kn A एप्सिलॉन 0। इसमें से क्या कॉमन निकलने वाला है A एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में से, बराबर क्या बचेगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस 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 Tn बाई Kn। हो गया, गुड। अब कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स तुमने इंसर्ट किए सबका थिकनेस सेम था, वो कब होगा। एक बात बताओ, अगर दो प्लेट का डिस्टेंस दी है, मैंने दो ही डाइलेक्ट्रिक यूज की और दोनों का थिकनेस सेम, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच ऑफ देम। हाँ, वैल्यू, दोनों प्लेट का डिस्टेंस दी था, इन दोनों प्लेट्स के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक है जो दोनों प्लेट्स के स्पेस को कंप्लीटली फिल कर रहे हैं और थिकनेस सेम है d/2। 3 होंगे तो d/3, 4 होंगे तो 5 होंगे तो n होंगे तो। हाँ, तो अगर ऐसा हुआ कि T1 T2 T3 Tn इन सबका थिकनेस सेम हुआ तो वो क्या आएगा d/n। तो उन सारे केसेस में T1 T2 T3 Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी d/n। तो ये T1 T2 T3 भी क्या आ जाएंगे कॉमन, तो क्या बन जाएगा 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू d/n हो जाएगा कॉमन, A एप्सिलॉन 0 क्या रह जाएगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 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 1 बाई Kn। हो गया। और अगर सारे डाइलेक्ट्रिक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम हुआ तो ज्यादा मन तक चेष्टा करने, पता ना चेष्टा, आई एम किडिंग। अगर तुम सारे डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम रखे तो एक ही मटेरियल है, वो तो तुमने करके रखा ना K A एप्सिलॉन 0 बाई D। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं एक सारे मटेरियल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम रख रहा हूँ, व्हाट डज दैट मीन। इट मीन्स कि सारे स्पेस में एक ही मटेरियल है, वो तो तुमने ऑलरेडी देखा, वो क्या था K एप्सिलॉन 0 बाई D। गुड। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस पार्ट में अच्छे मार्क्स चाहिए, और वी विल सॉल्व क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आपको दे देंगे, कैसे देंगे बताता हूँ आगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देन कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो ये हो गया आपका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने। तो जब डिस्टेंस पे डिवीजन होता है तो कैपेसिटर्स गो इन सीरीज, जब एरिया पे होता है तो दे गो इन पैरेलल। मतलब जब सारे डाइलेक्ट्रिक का एरिया सेम हो, थिकनेस अलग अलग हो तो सीरीज, जब सारे डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस सेम हो लेकिन एरिया अलग अलग हो तो पैरेलल। तो ये तीसरा आ गया, थर्ड टाइप, तीसरा स्पेशल केस। तो इन दैट केस व्हाट यू विल हैव इज, तो आपके पास ऐसा रहेगा, यू हैव टू प्लेट्स, what you will do in this case is something like that. So you have a dielectric which is kept like that, you have another dielectric, then you have another dielectric, and ऐसा कर करके you have n dielectrics, they are in parallel। तो पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, दूसरे का है K2, इसका है Kn, इसका प्लेट एरिया है A1, इसका प्लेट एरिया है A2, इसका प्लेट एरिया है An, और D सबके लिए सेम है। तो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो इस केस में इक्विवेलेंट आपका आएगा C1 प्लस C2 प्लस अप टू CN, क्योंकि पैरेलल में हमने ऑलरेडी देखा इट इज जस्ट द एडिशन ऑफ ऑल द कैपेसिटेंसेस। तो व्हाट इज C1 अभी देखा था हमने, K1 A एप्सिलॉन 0 बाई T1 ऐसा लिखा था हमने पहले, क्योंकि यहाँ पे T1 T2 T3 सेम नहीं था, A सेम था। अब इस केस में A सेम है क्या? नहीं, तो क्या लिखोगे A1 और नीचे क्या लिखोगे D। C2 क्या आएगा K2 A2 एप्सिलॉन 0 बाई D। CN क्या आएगा KN AN एप्सिलॉन 0 बाई D। ओके, तो ये सारे के सारे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर यू हैव C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 आ गया आपके पास K1 A1 एप्सिलॉन 0 अपॉन D प्लस K2 A2 एप्सिलॉन 0 बाई D प्लस 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 KN AN एप्सिलॉन 0 बाई D। क्या कॉमन निकलेगा? एप्सिलॉन 0 बाई D। क्या बचेगा? K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस 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 KN AN। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर? डन। इसमें भी एक स्पेशल केस बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सारे प्लेट्स एरिया सेम हो गए तो फिर वही क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया बाय n, क्योंकि अगर दो प्लेट्स होते दोनों का एरिया सेम होता तो a/2 a/2, तीन होता तो a/3 a/3, चार होता तो a/4 a/4, n है तो a/n। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाई D। A1 A2 A3 सारे क्या है a/n है, तो अंदर क्या बचा K1 प्लस K2 प्लस KN। यह आ गया आपका थर्ड स्पेशल केस हो गया। अब लास्ट स्पेशल केस इज कि इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, इस पे अभी रिसेंटली इसी साल JEE मेंस में क्वेश्चन आया था, अभी रिसेंटली। इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स, इफ यू इंसर्ट अ कंडक्टर, so if the space between the two plates is filled with a conductor। अभी आपको पता होना चाहिए कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। डन, ये पता है तो हो गया। डन। तो यू नो व्हाट हैपेंस इन दैट केस। कंप्लीटली नहीं भी फिल किया ना अगर, तो कंप्लीटली मत बोलो। तो इफ द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स इज फिल्ड, ठीक है, कंप्लीट लिखा भी नहीं मैंने, वेरी गुड, इज फिल्ड विद द कंडक्टर, और जो कंडक्टर का थिकनेस T है, तो यू नो व्हाट वाज C, A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस T प्लस T बाई K। और कंडक्टर के लिए K की वैल्यू क्या होती है A एप्सिलॉन 0 D माइनस T बाई इंफिनिटी। व्हाट इज T बाई इंफिनिटी? 0। तो क्या हो गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T। ये आ गया आपका कैपेसिटेंस व्हेन यू हैव अ कंडक्टर बिटवीन द टू प्लेट्स। कंप्लीटली फिल्ड मत बोलना, अगर वो बोल दिया तो T इक्वल टू D हो गया, अगर वो हो गया तो C क्या आ गया A एप्सिलॉन 0 बाई 0, क्या हो गया इंफिनिटी। क्योंकि अगर दो प्लेट्स जो कंडक्टर थे उसके बीच में भी पूरा कंडक्टर भर दिया तो एक ही कंडक्टर बन गया। प्लेट 1 वाज अ कंडक्टर, प्लेट 2 वाज अ कंडक्टर, अंदर भी पूरा कंडक्टर, तो पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, बीच का कंडक्टर सब ज्वाइंट हो गया तो सिंगल कंडक्टर बन गया वो। तो वैसा नहीं चलता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा है, तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। ध्यान में क्लियर? पक्का? तो अभी अगला टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट मैं बाद में लूँगा, मैं पहले कनेक्टेड टॉपिक कवर कर लेंगे। अनदर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टॉपिक, तो कनेक्टेड टॉपिक पहले कर लो फिर देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको
जब पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव किया था तो आई हैव टोल्ड यू कि पोटेंशियल एनर्जी आप 11th और 12th मिला के 6 से 7 बार देखते हो, उसमें से 3 बार तो हो गया, 4 बार हो गया, 3 में नहीं, ग्रेविटेशन में हो गया, उसके बाद इलास्टिसिटी में भी देखा हमने स्ट्रेन एनर्जी, उसके बाद हमने देखा सरफेस एनर्जी, उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 4 बार हो गया, 5वीं बार है। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन दिस टाइम दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, राइट। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही बोलते हैं इसको। तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अभी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे? तो लेट अस टेक कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो, बाय द वे यू नो चार्जिंग के प्रोसेस में जो भी एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि देखो क्या होता है चार्जिंग करना मतलब क्या? लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, तुम जब मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हो, मतलब व्हाट इज हैपनिंग? चार्जिंग, नाम में ही है चार्जिंग, चार्ज उस पे, किस पे? बैटरी पे आके क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो सम वर्क इज डन इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर एंड वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड। तो कहाँ गया? इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी को बोलते हो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। सो सम वर्क इज डन, some work is done in process of charging a capacitor, this work is stored in the capacitor and is known as electrostatic energy of capacitor. Electrostatic energy of capacitor. अब अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, सपोज मैंने पहला चार्ज लाया, ऑफ कोर्स नो वर्क इज डन। जब मैं और चार्ज आ रहा हूँ, वर्क इज डन। मैं और चार्ज आ रहा हूँ, मोर वर्क इज डन, मोर वर्क इज डन, मोर वर्क इज डन। तो ये पूरा वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो जब फुल्ली चार्ज होगा, तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज होगा। व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन द कैपेसिटर is fully charged, then the capacitance को किससे डिनोट करते हो? C से। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, व्हाट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर? कैपिटल Q। और जब कैपिटल Q चार्ज है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल V। ओके, तो अंडर फुल्ली चार्ज कंडीशन the charge on the capacitor is capital Q and the potential difference between the two plate is capital V. So what is capacitance? Q by V, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं कोई इंटरमीडिएट स्टेट देखता हूँ, इंटरमीडिएट स्टेट मतलब फॉर एग्जांपल आप जब मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हो, सपोज आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो गया, मतलब बैटरी खत्म हो गया, देन यू स्टार्ट चार्जिंग, तो दिखता है ना 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, ऐसा करते करते 100%। तो 100% का सिचुएशन तो बता दिया मैंने। अब इमेजिन एक इंटरमीडिएट स्टेट था, मतलब 0 से 100 के बीच में कोई स्टेट था। तो जब 0 से 100 के बीच में जो स्टेट था, उस केस में ऐसा मान लो कि एक प्लेट पे चार्ज है स्मॉल क्यू, तो दूसरे प्लेट पे होगा माइनस स्मॉल क्यू, और तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होगा वो कैपिटल V नहीं, क्या होगा? स्मॉल v, क्योंकि पोटेंशियल सिंपली डिपेंड ऑन द चार्ज, 1/4 पाई x0 q बाय डिस्टेंस। तो अगर चार्ज कम है तो पोटेंशियल भी कम है, पोटेंशियल कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है। तो इंटरमीडिएट स्टेज में, इन बिटवीन वाले स्टेज में चार्ज कितना है? Q, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो कैपेसिटेंस कितना है? Q बाय V, स्मॉल सी नहीं लिखते, बताता हूँ क्यों। कैपेसिटेंस ये तुमने एक बार बना लिया, तो अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अच्छे से समझेगा। अभी मेरे पास पानी का बॉटल है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 500 ml। ये बॉटल खाली है तो भी इसका कैपेसिटी कितना है, और भरा हुआ है तो भी कितना है? तो कैपेसिटेंस वैसा ही होता है, खाली है तो भी कैपेसिटी उतना ही है, जितना फुल है तभी भी उतना है। क्यों ऐसा? अभी तो देखा था
अभी तो देखा था, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, फॉर्मूला बताओ फॉर्मूला। अभी डिराइव किया था ना, डिराइव किया था अभी। कहाँ गया, गुम हो गया, कहीं तो लिखा था, कहीं तो लिखा था, चलो ये रहा। ए एप्सिलॉन जीरो बाई बी किस पे डिपेंड करता है, प्लेट एरिया पे, और किस पे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पे। जब तुम्हारे पास कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो, या फिर नो चार्ज हो, या फिर इन बिटवीन चार्ज हो, एरिया चेंज हुआ गया, डिस्टेंस चेंज हुआ गया नहीं। तो कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया एंड डिस्टेंस, राइट। तो इट इज जस्ट लाइक empty water bottle of 500 ml has the capacity of 500 ml and the filled one also has the same capacity. गुड, सिर्फ इतना है कि पानी नहीं है तो चार्ज नहीं है, पानी नहीं है खाली बॉटल खाली कैपेसिटर, पानी भरा हुआ है चार्ज भरा हुआ है फुल कैपेसिटर फुल बॉटल, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो अभी याद रखना कैपेसिटेंस तो सी ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज कम तो पोटेंशियल डिफरेंस कम। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। ये इंटरमीडिएट स्टेज है। अब इमेजिन मुझे dq अमाउंट ऑफ चार्ज आके डिपॉजिट करना है, तो नाउ वी वांट टू इंक्रीज द चार्ज बाय एन अमाउंट dq। क्या होगा, क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग मोर चार्ज टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस, वर्क इज डन। So what is work done in bringing small amount of charge dq? dw equal to charge that you are bringing into potential difference existing। ऐसा ही था ना, डिराइव किया था ना तुमने, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, किया था कि नहीं, किया था ना। इसके बाद तो हमने ये यूज करके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस सब डिराइव कर लिया। तो ये याद होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इज वर्क डन। तो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज में चार्ज था स्मॉल क्यू, अब मुझे एक्स्ट्रा डी क्यू लाना है, डी क्यू स्मॉल चार्ज, तो वर्क डन में कितना होगा स्मॉल। लेकिन वर्क डन क्या होता है, चार्ज दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस, v, हाउ मच चार्ज यू आर ब्रिंगिंग, वेरी गुड, दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन in increasing the charge by an amount dq, by an amount dq। what is the total work done, कैसे फाइंड करते हो, मैंने इसलिए बोला था पोटेंशियल एनर्जी का जनरल मेथड याद रखना। हर जगह पे तुम यही कर रहे हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क निकालते हो, फिर टोटल वर्क करने के लिए क्या करते हो, इंटीग्रेट। सो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ओवर dw, जीरो चार्जिंग से फुल चार्जिंग तक। क्योंकि हमको देखना यह था कि जीरो चार्ज से कैपिटल क्यू फुल्ली चार्ज, बैटरी को फुल्ली, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में कितना वर्क डन हुआ। तो लिमिट्स क्या आएंगे, 0 टू कैपिटल क्यू। अभी कैपिटल क्यू क्यों लिमिट्स लगाए, तो तुम्हारे पास वेरिएबल चार्ज है ना, वेरिएबल इज चार्ज, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 0 टू कैपिटल क्यू, dw इज vdq। अब प्रॉब्लम ये है कि जब चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कोई कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करेंगे फिर ये यहाँ से v क्या हो जाएगा, q बाय c, और ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहाँ पे। सो वर्क डन w इक्वल टू 0 टू कैपिटल q, क्या लिखूँ यहाँ पे, q बाय c डी। लेकिन c तो मैंने अब भी बोला c कांस्टेंट है, वो प्लेट एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट को कहाँ रखते हो, इंटीग्रेशन के बाहर। तो फ्रॉम 0 टू कैपिटल q डी क्यू, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ q डी क्यू, x dx x स्क्वायर बाई 2, तो q डी क्यू q स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन इक्वल टू 1 बाई c, यू हैव q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल q, हो गया करेक्ट। तो वर्क डन इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2c, 2 बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट इज q स्क्वायर, लोअर लिमिट इज 0, गुड। तो therefore work done equal to q square by 2c। this work is stored in the form of potential energy in a capacitor and is known as electrostatic energy of the capacitor। है पोटेंशियल एनर्जी ही ये, क्योंकि वर्क डन से आया, वर्क डन से जो भी एनर्जी आए वो पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही होता है, जैसे मैं भी बार बार बोलता हूँ,
तुम में पोटेंशियल है, तुम में पोटेंशियल है, मतलब यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होता है, इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स के लिए रियल लाइफ लेना पड़ेगा आपको। पेन होल्डिंग एट अ हाइट h, करेक्ट, डज इट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी? यस, कैन यू प्रूव इट? आई डोंट वांट टू लिसन mgh है, हाइट है, कैन यू प्रूव दैट दिस पेन हैज अ पोटेंशियल एनर्जी? कैसे करोगे? छोड़ दिया, हो गया, छोड़ दिया, वो नीचे जाने लगा, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगा। एनर्जी अपने आप नहीं आता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं तो तुम छोड़ देते तो नीचे जाता ही नहीं, बट यू रिलीज दिस ऑब्जेक्ट, it basically starts moving, it is gaining kinetic energy, लेकिन वो gain in kinetic energy is coming from loss in potential energy। तो you can prove कि potential energy है कि नहीं, यहाँ पे भी प्रूव कर सकते हो। कैसे? मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, चार्जिंग हो गया, चार्जिंग निकाल लिया, टेक्स्ट करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, कॉल करते हो, ये सारे फीचर्स को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगता है। कहाँ से आया? वो जो तुमने चार्जिंग किया वही एनर्जी स्टोर हो गया ना, किसमें? बैटरी में। अब तुम उसको यूज़ कर रहे हो। अगर होता ही नहीं चार्जिंग, मतलब एनर्जी स्टोर, तो तुम्हारा मोबाइल चलता ही नहीं, राइट? तो फॉर्चुनेटली दैट इट स्टोर्स एनर्जी। सिर्फ उस केस में, जैसे इस केस में ग्रेविटेशन के केस में पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रन द करंट थ्रू द सर्किट। हो गया यहाँ तक? हो गया। अब इसके दो फॉर्मूला और बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि ये इक्वेशन 1 मैंने लिख के रखा है। व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? सी वी। तो क्यू स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या है? 2c। एक सी कैंसिल, तो क्या हो गया? हाफ सी वी स्क्वायर। सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। अगेन व्हाट इज c इंटू वी? क्यू। तो मैं इसका ऐसा लिखूँ क्या? हाफ सी वी और v, क्योंकि v स्क्वायर था। तो व्हाट इज दिस? क्यू। तो हाफ क्यू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर के 3 फार्मूला है। एक है क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक है हाफ सी वी स्क्वायर, और एक है हाफ क्यू इंटू वी। कौन सा यूज करना डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर तुमको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स बताया होगा तो सी वी स्क्वायर। अगर तुमको बोला होगा कैपेसिटेंस इतना है, चार्ज इतना है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। अगर तुमको बताया होगा चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, तो तीसरा। तो डिपेंड करता है विच क्वांटिटी इज गिवन टू यू। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, इट इज क्वाइट सिंपल डेरिवेशन। ये डेरिवेशन और इलास्टिक एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। वहाँ भी तुमने यही किया था, सिर्फ वो इलास्टिक एनर्जी था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, अंडर फुली चार्ज कंडीशन, चार्ज इज कैपिटल Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज कैपिटल V। तो एक इक्वेशन बन गया हमारे पास, C इक्वल टू Q बाई V। अब अगर मैं इंटरमीडिएट स्टेज देख रहा हूँ, मतलब जीरो चार्जिंग से फुल्ली चार्ज के बीच में देख रहा हूँ, तो चार्ज कितना है? Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। आई हैव नॉट चेंज द एरिया, आई हैव नॉट चेंज द डिस्टेंस, तो कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम। तो Q बाई स्मॉल v। ये आ गया आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन इट वाज चार्ज विद अ स्मॉल चार्ज Q। अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज लाना है, यही तो तुम करते हो जब चार्जिंग लगाते हो, तो तुम चार्जेस ला रहे हो एक एक करके, तो तुमको dq अमाउंट ऑफ चार्ज लाना है और पॉजिटिव प्लेट पे डिपॉजिट करना है। ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो अपोज करेगा तो क्या होगा? वर्क डन होगा। और ये वर्क डन तुम कैसे फाइंड करते हो? चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो dq इनटू v। लेकिन ये वर्क डन था ओनली टू ब्रिंग स्मॉल चार्ज dq। आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस ऑफ जीरो चार्जिंग टू 100% चार्जिंग। तो कैसे करोगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल Q v dq, dw इज v dq, लेकिन v खुद भी कांस्टेंट नहीं है, चार्ज बढ़ेगा तो v बढ़ेगा। तो एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो v की जगह पे लिखा q बाई c। c बाहर आ गया, बचा इंटीग्रेशन q dq विच इज q स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
you have work done as q square by 2c. This work done is stored in the form of potential energy which is called as electrostatic energy. इसके दो फॉर्म और बन सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू वी. क्लियर यहाँ तक? गुड. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली टू टॉपिक्स. वन इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द अदर इज वैन डे ग्राफ जनरेटर. इसमें से वैन डे ग्राफ जनरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Displacement current is okay, but we will do that in the next session because it will take time. उतना time है नहीं. So that's it for today.